नमस्कार। सिटी न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरे साथ में है यशोमती ताई। हम यशोमती ताई के साथ में घर से निकले हुए अभी, क्योंकि समय की अनुपलब्धता, क्योंकि सुबह से हम भी आए हुए, लेकिन लगातार लोगों की मीटिंग शुरू है और बात चर्चा रह जाती है। आज चर्चा करते तिउसा मतदार संघ 3 टर्म से ताई कंटिन्यू है, चौथे टर्म में, तीसरा टर्म है, चौथा टर्म है, चौथा टर्म है आपका। अभी चौथी चौथे टर्म के लिए ताई वैसे चुनाव लड़ी। इलेक्शन वैसे मेरा इलेक्शन पांचवा है। 2004 में भी आप लड़ी थी, 4 2004 में। में मैंने इलेक्शन जी लड़ा था जी पहली बार। जी तब मुझे 7,500 मत कम गिर गए जी थे। और अभी मेरा चौथा टर्म के लिए इलेक्शन है। चौथे टर्म के लिए ताई चुनाव लड़ने जा रही है। अब 3 टर्म से आमदार, तो लोगों में कुछ न कुछ विरोधाभास होगा, क्योंकि बहुत सारी चीज लोग पचा नहीं पाते। ताई, क्या अभी ये मुद्दे आपके विरोध में चल रहे होंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष देखने जाओ तो दिखता नहीं है कुछ। नहीं, ऐसा विरोध ऐसा कुछ नहीं है। जी सिर्फ कुछ असंतुष्ट आत्माएं जी हैं जिनको मेरे वजह से ही पोस्ट जी मिली है। जी जो कोई बैंक का डायरेक्टर बना, जी तो कोई किसी को हम लोगों ने एपीएमसी में जिता के लाया। तो और जो सहकार क्षेत्र वाले कुछ लोग रहते हैं कि जिनको सिर्फ खुद का ही देखना है। उसमें का एक आदमी ने खुद के इलेक्शन में मेरे से 15 लाख रुपए 3 महीने में ताई मैं परत वापस कर दूंगा, ऐसे बोला। और उसके बाद में उसने अभी तक वो पैसे मुझे दिए नहीं। परसों उसका आदमी मुझे आया कि समझो मुझे शांत बैठना है, तो मुझे आप 25 लाख रुपए दो। ब्लैकमेलिंग बोल सकता है। ब्लैकमेलिंग, मुझे 25 लाख रुपए दो, फिर मैं दवाखाने में एडमिट हो जाता। और बोलने में, मुझे तो नाम बोलने में भी कोई हर्ज नहीं है। सुनील वराडे करके जो आदमी है, जिसको हमने ही बैंक का डायरेक्टर बनाया, उसने खुद के इलेक्शन के लिए मुझसे पैसे लिए। और अभी वो घूम फिरा और अभी वो बोल रहा है कि मुझे 25 लाख रुपए दो, फिर मैं दवाखाने में एडमिट हो जाता। ये ही है। ये दो चार लोग जो है, जो सिर्फ खुद के बारे में सोचते हैं, रहते सेक्युलर पार्टी में। और जब भी इलेक्शन आता है, तब सेक्युलर पार्टी के विरोध में ये लोग वोटिंग मांगते हैं। ये जो बात हुई ताई, ये हो गई सारी, यानी लीडर की बोलो, हाँ, कार्यकर्ता की बोलो, जो क्या इनका, लेकिन मतदाता पे कोई अपने प्रभाव छोड़ पाते हैं सारे काम के। अब लोगों को भी समझता होंगे ये चीजें कि भाई समय पे तो मतदाता के प्रति है ना, मतदाता तो विरोध में नहीं है ना। मतदाता नहीं, मतदाता क्या सोचते हैं, देखो, मतदाता को समझा पाते हैं मेरा जो अनुभव है जी पिछले 3 इलेक्शन का, वो ये है कि जो बड़े बड़े नेतागण हैं, उनको इलेक्शन आने के बाद में अलग खुजली जैसी होने लगती है, वो अलग बर्ताव करते हैं। लेकिन जो कार्यकर्ता है, जो सचमुच सेक्युलर विचारधारा के लोग रहते हैं, जो सचमुच चाहते हैं कि अपने विधानसभा क्षेत्र में काम हो, लोगों से मिले जुले अपन। क्योंकि हम लोग सिर्फ क्या वोट के लिए काम नहीं करते, हम लोग तो सामाजिक क्षेत्र में भी बहुत काम करते हैं। और सामाजिक क्षेत्र में इस तरीके से काम करते हैं कि देखो, पिछले 5 साल में जो एक्टिविटी की है उसके बारे में मैं बताऊंगी। करीबन 46 एक्टिविटीज ऐसे हैं कि जो कोई विधायक करता नहीं, जो मैंने किए हैं। यानी ये आप जो बताएंगे हम मैंने, जाके देख सकते हैं, ग्राउंड में हाँ हुए, बिल्कुल यानी देख, कंप्लीटेड है का वर्क इन प्रोग्रेस है। हाँ, काम का वर्क इन प्रोग्रेस हमेशा ही रहता है। और कुछ काम हुए रहते। जैसे मेरे पिताजी जल्दी गुजर गए, तो मेरे को बुजुर्गों की सेवा करना चाहिए, ये मेरे मन में ख्याल हमेशा ही रहता है। तो मेरे गाड़ी में वो काठी हमेशा रहती है। इलेक्शन हो ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बम्बई में भी घूमती हूँ तो मेरे गाड़ी में बुजुर्गों के लिए आधार वाली तो स्टिक रहती है। तो ये कोई वोट के लिए मैं नहीं करती हूँ। ये तो छोटी छोटी सेवा भाव की चीजें जो अपनी छोटी जरूरत समझ छोटी, में आती है किसी हाँ। किसी को धूप काले में दुपट्टे की ज़रूरत पड़ती है, तो हम अपने यहाँ पे धूप बहुत रहती है, तो हम हजारों लाखों दुपट्टे का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग हमेशा करते हैं। हम लोग पान पोई लगाते हैं। हम लोग आरोग्य की वारी, आप देखना, जहाँ भी पीएचसीज नहीं है, जहाँ भी छोटे दवाखाने शुरू नहीं है, जहाँ डॉक्टर्स नहीं आते, वहाँ पे अपने विधानसभा क्षेत्र में, और एक गाड़ी धारनी में भी चलती है, तो अपने विधानसभा क्षेत्र में 4 एम्बुलेंसेस चलती है, 4 डॉक्टर्स रहते हैं, कुछ नर्सेज रहते हैं। और जहाँ डॉक्टर नहीं पहुँच पाता,
वहाँ अपनी आरोग्य की बारी पहुँच जाती है। तो ये तो सेवा भाव है, ये कोई राजनीति के लिए नहीं करते, ये हमारे संस्कार है, हमको दिए हुए, हम इस हिसाब से काम करते रहते हैं। जॉब महोत्सव हम लोगों ने लिया, वहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग आए, करीबन 10-1 यानी ये हजार। जॉब महोत्सव जो आप लेते हैं ये सब मतदार संघ के लिए था पूरे अमरावती पूरे डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि देखो आप हम लोग, पालक मंत्री भी रही हाँ, हुई तो हम जिम्मेदारी लोग पूरे दो जगह, अमरावती की बनती है हम आपकी। लोग 2 जगह प्रोग्राम लेते। एक जी। तिवसा विधानसभा में एक प्रोग्राम होता जहाँ पे हम लोग ग्रामीण भागों के लिए बुलाते, और जो नहीं आ सकता वहाँ पे उसके लिए हम अमरावती शहर में भी, हमने, आपने भी देखा होगा पिछले समय हम लोगों ने बहुत ये जॉब महोत्सव हर साल लेते हैं कुछ साल 2 नहीं, साल? हम लोग 2 साल में एक बार वो जॉब महोत्सव लेते हैं, और कंटिन्यूअस प्रोसेस रहती है, हमेशा ही ये सारे काम शुरू रहते हैं। जिस दिन राम मंदिर का उद्घाटन हुआ उस दिन हम लोगों ने 10th स्टैंडर्ड और 12th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पेपर्स 20 साल के, उसके क्वेश्चन पेपर्स, उसका संच हम लोगों ने बनाया, और हर राम मंदिर के बाहर बच्चों को हम लोगों ने वो एजुकेशन पे डेवलप किया मंदिर के बहाने आपने। हाँ, इसके अलावा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वो डायरेक्ट सेवा भर्ती है, उनके साथ, उनके लिए भी हम लोग सेवा भाव रखते हैं, और उनके बच्चे पढ़ने चाहिए, बच्चे नौकरी पे लगने चाहिए। हमारी मस्ती की पाठशाला करके प्रोग्राम शुरू रहता है, वो मस्ती की पाठशालाओं के बीच में हम लोग बच्चों के बीच में रहते हैं, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसा बढ़े, ये सारे काम करते ही रहते हैं। ऐसे अनगिनत 46 काम ऐसे हैं कि जो कोई विधायक करता नहीं है, जो अपने विधानसभा क्षेत्र में हम लोग करते हैं। कोविड में आपने देखा होगा कि कोविड में अनाज, पानी, दाना, इसका तो पालक बहुत, मंत्री का पूरा कोविड में गया। पूरा कोविड में गया, और मुझे बहुत लोगों की सेवा करनी मिली। बहुत कठिन भी काल था, मुझे याद है नवल साहब कलेक्टर थे, और हम लोग ऑक्सीजन कम गिरेगा तो हम लोग खुद का, नवल साहब एक तरफ वो हैंडल करते थे, एक तरफ मैं रहती थी, और हम लोग ऑक्सीजन कैसे आए अपने यहाँ पे, बहुत संघर्ष होता था। कभी हमको हाई कोर्ट में भी हमको दावे करने पड़े थे। तो एक बहुत जुनून में ये सारी काम होती है, और ये सब कुछ इलेक्शन के लिए नहीं होता, ये शुरू रहता है 12 महीने चलता है। 12 ही महीने। महिलाओं के लिए मासिक पाळी अभियान, क्लीनलीनेस ड्राइव कैसा करें, ब्यूटी पार्लर्स का अभियान, युवतियों के साथ में संवाद, उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, उनके लिए काउंसलिंग, ये सारी चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। आप सेकुलर नॉन सेकुलर की बात कर रहे थे जी विकास में, मतदार संघ का विकास और मतदाता, जी। इन विचारधाराओं का सीधा क्या फर्क पड़ता है? आप विचारधारा को फॉलो करते हैं तो इनका देखो विकास ऐसा पे, है, मतदार संघ पे क्या फर्क पड़ता है? ऐसा है, जब कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में और राज्य में, तब ये खतरे में है, वो खतरे में है, ऐसी बात नहीं हुई। जब बीजेपी की सरकार आई तब हिंदू खतरे में हो गए। ये जो भाजपा वाले लोग हैं, इनके पास एक ही मुद्दा है कि लोगों के मन में जहर भरना। मुझे जो संगठन, हिंदुओं वाले जो संगठन है, वो उन लोगों के बहुत बच्चे मिले मुझे। एक बच्चा तो मेरे बेटे के साथ में स्कूल में था, और वो तलवार के साथ जय श्री राम करके पकड़ा गया। वो सारे पेरेंट्स मेरे पास आ गए कि ताई ते आता तुम्हें सांभाळून घ्या। तो फिर मैंने बच्चों से बात की, फिर मैंने उनके पेरेंट्स से बात की। ये 10 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। 10 साल 2014-15 में ये सारी बातें होने, बहुत बड़े पैमाने में जहर उगलना समाज में शुरू हो गया था। और सेक्युलर मने हमको सब ही चलते हैं। हमको देखो, ये जो देश है अपना देश, इसमें इतिहास गवाह है कि एक क्रिश्चियन लेडी ने एक मुस्लिम राष्ट्रपति के सलाह से एक सिख इंसान को पंतप्रधान बनाया है। ये अपनी संस्कृति है। ये राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज कहते हैं, आओ कोई भी पंथी, आओ कोई भी धर्मी। तो ये महाराज की जो सिख है, ये हमारे रग रग में भरी हुई है, और इसलिए जब भी कोई विभाजन करने की कोशिश करता है, जब भी कोई तोड़ मड़ोड़ करने की बातें करता है, हम जोड़ने की बातें करते हैं। इसलिए मैं सेक्युलर, इसके पहले थोड़ी ना ये शब्द इस्तेमाल होता था, अभी ये इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग सत्ता में आने के बाद में, मैं भी हिंदू समाज की हूँ, आप भी भैया टिका लगाते हो,
ये मैं माला भी पहनती हूँ, जाप भी करती हूँ। तो सरकार ने तो सबको, संविधान ने तो सबको, जो जो तुम्हारी मर्जी है उस हिसाब से, अपना प्राइवेट अफेयर है। भगवान को इस तरह से प्रार्थना करो या इस तरह से करो, क्या फर्क पड़ता है। अभी जैसे आपने बताया कि 10 साल पहले से जहर बंद, अभी भी एक नया नारा चला, कटेंगे तो बटेंगे। अब वो जहर है का दवा लगती है, आपको क्या लगता है? जहर ही है, तो उसको कटेंगे और उसको जुड़ेंगे और आगे जी, बढ़ेंगे। हम जुड़ेंगे, हम जुड़े हैं और हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये ये जो बांटने वाला नेगेटिव है, ये वर्ड ही तो ये नेगेटिव है। राष्ट्रीय प्रॉब्लम, ये चीजें तो कहीं ना कहीं आप लोगों को फिर दूर करनी पड़ेगी कि लोगों में इसका जहर नहीं फैले करके। उसके लिए क्या करें? क्योंकि देखो, हम मतदार संघ का विकास तो देखिए देखो होते रहेगा, चलते रहेगा, राष्ट्र संत लोगों तो के विचार बदलते जा मैं रहे हैं। सच बोलूं तो कभी कभी हमको लगता है कि क्यों हम लोग राजनीति में हैं, मकसद क्या है हमारा राजनीति में रहने का। इसके पहले तो ऐसा लगता था कि 2014 के बाद में कि नहीं करना, लेकिन एक मकसद मिला है और वो मकसद है कि अपने देश को सुरक्षित रखने का, और उस मकसद से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। उस मकसद को लेकर हम लोग राजनीति में हैं। उस मकसद से हम लोगों को प्रेरणा भी मिलती है। हमारा देश जैसे स्वतंत्र काल के बाद में, जैसे संविधान का यहाँ पे संविधान हम लोगों ने सबने एक्सेप्ट किया, उस संविधान को मद्देनजर रखते हुए अपना देश चलना चाहिए। विभाजन की बात कोई करे तो हम लोगों ने जोड़ने की बातें करनी चाहिए। देखो, बात ऐसी है कि राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज ने, उनकी पूरी जिंदगी गई, गाडगे महाराज की पूरी जिंदगी गई कि ये बोलते हुए कि सब इकट्ठा हो। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की पूरी ज़िंदगी गई कह के कि आप लोग सब इकट्ठा आइए, लेकिन अब बटोगे तो कटोगे, ये नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, इस देश में नहीं चलेगा, अमरावती में तो बिल्कुल ही नहीं चलेगा। जिस भूमि में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज ने ये बोला कि सबका सब सम्मान करे, ये जब बोला और उसी भूमि में आप कटोगे और बटोगे की बात करते हैं, तो जो कहते हैं ना कि चरा चरात वास करनारी गुरुदेव शक्ति, तो वो गुरुदेव शक्ति हमारा रक्षण करती आ रही है और वही गुरुदेव शक्ति हमारा रक्षण आगे भी करेगी, हमें प्रोत्साहन देगी, हम आगे बढ़ेंगे और इस देश को इकट्ठा रखने में कामयाब होंगे। तिवसा मतदार संघ 2 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लगती है, जी। पहले गांव से लेकर चंडीगढ़ तक 90 किलोमीटर का रन कैसे कवर कर लेते हैं आप पूरा का पूरा इस चुनाव के दौरान? क्या सब जगह पूरा जा पाएंगे और सब जगह पूरे मतदार संघ पे नजर रख सकते क्या? देखो, क्योंकि सबसे बड़ा मतदार संघ मुझे लगता है कि यानी कारपेट एरिया देखे तो इसका। देखो, मेरा मतदार संघ मेरा परिवार है और परिवार के ऊपर नज़र रखना से ज़्यादा उसका ख्याल रखना पड़ता है। तो वो ख्याल कैसे 15 दिन नहीं रखते हम पूरे 5 साल, पूरी ज़िंदगी हम राजनीति में रहे नहीं रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन ये परिवार को साथ में लेकर हमें ज़िंदगी भर चलना है और वो हम चलेंगे। एक महाराज ने मुझे बहुत बड़ा आशीर्वाद दिया है। वो महाराज हमें कहते थे कि जब तक तेरा अंश इस पृथ्वी पे रहेगा तब तक तेरे हाथ से माँ रुक्मिणी की सेवा होती रहेगी। तो ये आशीर्वाद जब हमारे साथ में है तो पांडुरंग की सेवा होती रहेगी। तो इतना बड़ा आशीर्वाद भैया सबको नहीं मिलता है, मुझे वो मिला है और वो आशीर्वाद लेकर हम चल रहे हैं। हमें किसी चीज़ का डर नहीं लगता, किसको क्या कहना है, किसको क्या बोलना है, कौन स्वार्थी बोलता है, कौन किस तरीके से विभाजन करता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतदार संघ जब भी चुनाव की बात आती है, विकास के साथ में जातिगत समीकरण, धार्मिक समीकरण, लोगों को ये करना, ये सब तिवसा मतदार संघ में इन सब चीजों का क्या फर्क पड़ता है? क्या अभी भी जातिगत समीकरण पे चलेगी बात? मैं भी बोली आपको कि मुझे ये आशीर्वाद मिला, ये आशीर्वाद सभी को नहीं मिलता है। कौन ऐसा महान, ऐसा महात्मा, कौन ये बोलेगा कि जब तक तेरा अंश रहेगा तब तक माँ रुक्मिणी और माँ विट्ठल और भगवान विट्ठल की आराधना तेरा वंश करेगा। अब इसका मतलब यही है कि सेवा भाव अपन रखेंगे, सेवा भाव हम लोग
हमेशा ही रखते हैं। और इसमें कोई बीजेपी वाले कोशिश करते हैं कि अरे पाटिल देशमुख, अरे हा समाज, अरे तो समाज, ये सब करते हैं। अब डॉक्टर बोंडे तो इतने नीचे के स्तर के ऊपर, और नवनीत राणा जी तो इतने नीचे के स्तर के ऊपर जाकर मेरे बारे में बातें करती है, ये तो गलत है। देखो उस दिन जब रिश्तेदारी तो बताता अब एक दूसरे को ननद भाभी की। देखो ऐसा है, वो हमारी बहू है, ठीक है, तो बहू ने बहू के जैसे रहना चाहिए, आदर तिथ्य करना चाहिए। बहू यदि चिल्लाने लग गई और अपने ननंद को कुछ गंदा बोलने लग गई तो ससुराल वाले उसे अच्छा थोड़ी ना कहेंगे, है ना। तो ये बात है। अब बात उन्होंने क्या किया, परसों क्या बोली उन्होंने कि 7 पुश्तों की कमाई कर ली। भैया 14 पुश्तों की कमाई तो वैसे ही मेरे पास में थी, पिताजी ने कर मैं दिया। जन्म से पहले मेरे बाप दादाओं ने मेरे लिए छोड़ के गया। जो कम पढ़ता है या कम नहीं पढ़ना चाहिए, इसलिए मेरे मेरे पति है, उन्होंने मेरे लिए छोड़ा हुआ है। तो 14 पुश्तों की कमाई तो पहले से ही मेरे पास में थी। 7 पुश्तों की कमाई हमारे बाबा ने, हमारे काका ने, भैया राष्ट्र संत को चाहिए चलो दे डालो, भैया गाड़गे बाबा वालों को कुछ करना है चलो दे डालो, ये 7 पुश्तों की कमाई तो खर्चा कर डाली, बांट दी। अब रही 7 पुश्तों की, तो वो है मेरे बेटे का, मेरा बेटा भी जमीन बेच सकेगा उसे कोई सामाजिक कार्य करना हो तो, ठीक है। तो उसके लिए मेरे पिताजी ने या मेरे पुरखों ने कभी बारदाना जमा नहीं किया। जिन लोगों के पुरखों ने बारदाना जमा किया वो हमें इस तरीके से बोलते हैं। हमने कभी पूछा नहीं कि ये सरनेम तुम्हारा क्यों है। डॉक्टर बोंडे बोलते इंग्रजांनी दिलेली पदवी, कशाची इंग्रजांनी दिलेली पदवी। मैंने वो भाट को बुलाया था, उन्होंने जब बोला तो मैंने कहा काका ये क्या है, इंग्रजों की पदवी है क्या ये। तो काका बोले ऐसा कुछ नहीं है, रुक मैं भाट को बुलाता हूँ। तो भाट भैया आए थे, उन्होंने पूरा इतिहास बताया और उन्होंने ये बताया कि ये राजस्थान से आए हुए लोग हैं। आप भी तो सिसोदिया, आप भी तो राजस्थान से आए हुए हमारे पूरे पूरे फ्री रहती उनकी। हाँ, तो हमारे जो पूर्वज थे वो 11 भाई थे, और 11 भाई में से 3 जन वहीं रहे राजस्थान में, बाकी जन महाराष्ट्र में आए, कुछ लोग पश्चिम महाराष्ट्र में रहे, और 3 भाई यहाँ पे आ गए। कुछ लोग यवतमाल नेर पर सोपन में गए, और आपके परिवार की हमारे बात है। परिवार के, और उन्होंने दान किया। उन्होंने 100 तोला सोना तब के ज़माने में दान किया कि किसी को ज़मीन मिले, किसी को घर बांधना है, किसी को कपड़ा लगता है, और उन्होंने ये गांव इधर के उन्होंने ये बस्ती बनाई। तो फिर लोगों ने उनको बोला कि ये तो ठाकुर है। अब अपने समाज में ठाकुर जी माने भगवान होते हैं, तो इस तरीके से उन्होंने वो ठाकुर की पदवी दी है। लोगों जनमानस ने दी है। जनमानस ने। अब वो जनमानस ने दी हुई पदवी आप अंग्रेजों के बोलोगे, तो मैंने तो बोलना चाहिए तो डॉक्टर बोंडे बोलते हैं मैं साउर का हूँ, वो नहीं है साउर के, उनका सरनेम बोंडे नहीं है, उनका सरनेम कौड़े है। आप इतिहास जान लो, मैंने नहीं निकाला, ये आपने मुझे बोला इसलिए मैं बोल रही हूँ। मैंने तुम्हारे पुरखे, मैंने इसका मतदार संघ में और इनमें क्या फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई, किसी को कुछ कहना है, किसी को कुछ कहना है। डॉक्टर बोंडे तो इतने नीचे के दर्जे पे मेरे पिताजी को बोले। देखो मेरे एरिया में वो लोग कोई तिवसा मोजरी या तिवसा विधानसभा मतदार संघ में रहने वाले लोग नहीं है, वो लोग बाहर के लोग हैं, और वो बाहर आकर ऐसा बोलेंगे तो लोग क्यों सहन करेंगे। मेरे पिताजी को आप बोलते हो कि भैया साहब का नाम क्या लाइब्रेरी को दिया, दारू के गुद्दे को देना चाहिए था। बोले क्यों, तेरे बाप से पैसे लिए थे मेरे पापा ने? नहीं ना। ये कौन सा तरीका, ये कौन सी राजनीति। आप मेरे सरनेम पे बोलते हो, आप मेरे पिताजी के बोलते हो, आप मेरे पुरखों पे बोलते हो। ये मैंने इसलिए डिस्कशन में आपने पूछा तो इसलिए मैंने बोला क्योंकि इन लोगों ने बोला की हिला ठाकूर आडनाव कसं मिळालं, हिला हिचं तुझं आडनाव कवडे आहे ना, मग तू का बोंडे लावतो दादा, माझ्या दादा है ना तू। मैं हमेशा गंदी राजनीति, और भाभी भी कितना गंदा बोलती है, कौन सा तरीका है ये। भाभी हमारे वजह से गई, हम लोगों ने सबने उसे
वोटिंग किया, सेक्युलर वोट्स पिछली बार भाभी के पीछे थे, इसलिए भाभी उधर पहुंची। और किस तरीके से, कौन सा इतना इतना घमंड, किस किस चीज का घमंड है मेरी भाभी को, समझ में नहीं आता। अभी अभी वो आया भी है, मेरा जो वहाँ पे खड़ा है भाजपा का उम्मीदवार, वो क्या कोविड में कहाँ था, बताया उसने कुछ किया कोविड में, काम काम कुछ किया होगा तो बताने का नहीं, नहीं है ना। तो आज तुम सिर्फ थोड़ा बहुत जातिवाद लाओगे, थोड़ा बहुत हिंदू मुस्लिम करोगे, थोड़ा बहुत कुछ करोगे, गंदगी फैलाओगे और बोलोगे कि हाँ, ऐसा नहीं होता है। ये सारी चीजें हो गई। हम यदि सीधा सीधा तीसरा मतदार संघ पे आए, तीसरा मतदार संघ में आने वाले समय में क्या जरूरत है जो आप पूरी करना चाहोगे हम पुनश्च एक बार आमदार बन के, क्योंकि ये विकास प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी, विजन हमेशा चेंज होता है, हमेशा नई नई जीतती है। क्या लगता है कि आने वाले 5 साल में क्या तो तीसरा में होना चाहिए? 2009 में जब मैं पहली बार जीती, तब MIDC में एक भी प्लांट नहीं जी। था। तब इंडिया बुल्स वाला प्लांट आया था और तब हम लोगों ने, स्थानिक वालों ने बहुत विरोध किया था। लेकिन तब मुझे विलासराव देशमुख साहब का और मनमोहन सिंह साहब का फ़ोन आया था कि बेटा, अपने को बिजली की ज़रूरत पड़ने वाली है, ये प्लांट रहने दो। और ये प्लांट भी निकल गया तो तुम्हारे यहाँ पे विरोधी होता है, जी। ऐसा हो जाएगा। तो हमने बोला कि फेज़ 1 ठीक है, उसके बाद में आप लोग नहीं करोगे, ये प्रॉमिस करो। तो उन्होंने हमें प्रॉमिस किया और वो जो पूरा प्रोजेक्ट था एक वो फेज में चल कर्टेल, रहा है। हाँ, एक एक फेज में, 2 फेज में चल रहा है। तीसरा फेज उन्होंने करने की, तीसरा थर्ड और फोर्थ फेज करने का उन्हें परमिशन नहीं दिया, वो तभी कैंसिल किया। तो आज आप MIDC देखो, आज MIDC में जितने भी फैक्ट्रीज आपको दिख रहे हैं, वो सारे हम लोगों ने MOU, मैंने खुद ने बैठ के MOU करवाए हैं। तब कांग्रेस की सरकार थी, विदर्भ एडवांटेज प्रोग्राम हुआ था। उस विदर्भ एडवांटेज में सारे जो टेक्सटाइल वाली यूनिट है, तब टेक्सटाइल जोन डिक्लेयर हो गया था। और टेक्सटाइल जोन डिक्लेयर किया इसलिए अभी वो जोन में का एक टेक्सटाइल पार्क डिक्लेयर हो पाया, क्योंकि टेक्सटाइल जोन ऑलरेडी डिक्लेयर था। तो बात यह है कि वो सारे MOUs की अभी आप देखो फैक्ट्रीज बने, यहाँ पे बड़े पैमाने पे फैक्ट्रीज आनी चाहिए। यहाँ पे उद्धव साहब जब मुख्यमंत्री थे तब हरमन फार्मास्यूटिकल्स का MOU यहाँ पे हुआ, लेकिन तब वाले जो क्या बोलते सांसद थे, उन्होंने इतना तंग किया उनको कि मेरे समझ से उन्होंने अपने ज़िंदगी का अंत कर लिया। इस तरीके से सारी चीज़ें हुई। तो अब बात ये है कि तुम फ्यूचर के बारे में बोलते हो, ये MIDC डेवलप 2009 के बाद हुई, और जो भी MOU हुए ये 2014 के पहले हुए। उसके बाद में इक्कट दिक्कत हुए होंगे, लेकिन वो कहाँ आपको प्रफुल्लित दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, ये फैक्ट है। अभी भी बहुत सारी डेवलपमेंट बाकी है। यहाँ पे रोजगार आना चाहिए, मेरे लोगों को हाथों को काम मिलना चाहिए। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, ये जब से BJP सरकार है तब से मेरे स्थानिक लोग जो है उनके ऊपर बहुत अन्याय हो रहा है। सरकार स्थानिक लोगों का नहीं सुन रही है, सरकार व्यापारियों का सुन रही है। फिर किसान हो या फिर मेरा MIDC में काम करने वाला मेरा मजदूर हो या युवक हो, उनके साथ में बहुत बेइज्जती से उनसे व्यवहार किया जाता है। उनके लिए अलग रूल लगा रहे हम। हमारे लिए ये चैलेंज है और ये चैलेंज हमने स्वीकारा है। हमारे स्थानिक लोगों के पीछे हम खड़े रहेंगे। हम लोग ये व्यापारियों की दादागिरी नहीं करने रहेंगे। एक बहुत बड़ा स्कोप दूसरे- आपके पास में MIDC आपके मतदार संघ में है जी, कितना रोल होता है इसमें केंद्र का और आपके स्टेट का और एक आमदार का? रोल होता है। हम लोग जिद करें, जैसे MOU पिछले बार करा लिए, तब कहाँ आज आपको फैक्ट्रियाँ खड़े दिख रहे हैं। 10 साल में ये फैक्ट्रियाँ खड़े हो गए। 3 साल कोविड यदि नहीं रहता तो एक ही MOU तब हुआ था, 1 या 2 MOU हुए थे, एक उसमें का हरमन है। और नहीं रहता तो और ज़्यादा यहाँ पे काम होता था। कुछ फैक्ट्रियाँ आने वाली थी, वो तो इन लोगों ने जबरन गुजरात में भेज दी। तो ये सारी बातें हैं। हमारा इरिगेशन का अभी भी एक उपसा सिंचन शुरू है और उपसा सिंचन हो सकती है। कौंडन्यपुर बैरेज का काम अभी तक यहाँ पे बाकी है। मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो वर्धा,
नदी से लेकर जी। पूर्णा नदी तक है। तो इसके बीच में एक खारपान पट्टा भी आता है। उसका एक प्रोजेक्ट हमने सरकार को दिया था। कोविड नहीं होता तो वो प्रोजेक्ट हो जाता, लेकिन अब कोविड आया और कोविड खत्म हुआ और सरकार इन चली लोगों ने गिरा दी। तो इसके ऊपर थोड़ी ना काम हो रहा है। मेरे जो प्रतिस्पर्धी है वो का विकास किया, बोले हमने काम लाए, हम काम लाएंगे, उद्घाटन ये करेंगे। अरे कमीनों, विकास के अंदर राजनीति नहीं आती। भाभी उधर गई, हमने काम किए, वो उद्घाटन करने लग गई, हमने काम लाए, वो भाभी उसके बाद में नहीं रहे, मैंने सांसद नहीं रही, तो ये जो भी है, क्या नाम उनका, कॉन्ट्रैक्टर जो भी अभी आया है विधानसभा का लड़ाई जो लड़ रहा है हमारे विरुद्ध में, वो उसने वसूली वाला विषय शुरू कर दिया। उसका तालुका अध्यक्ष कॉन्ट्रैक्टर, वो खुद कॉन्ट्रैक्टर, किसी को काम देता है तो बोलता है कि मुझे 14% लगेंगे, ये करते। इस तरीके का उन लोगों ने वातावरण खराब कर दिया। तो ये तो नहीं चलेगा ना, ये कैसे चलेगा। काम आपकी सरकार थी ना, तो जो काम नहीं हुए वो आपने लेटर दिया। इन्होंने एक इंटरव्यू में, आप कभी पूछ लेना उनको, और उसकी क्लिप भी मेरे पास में है, वो खुद बोले कि हमने लेटर दिया। अब ये इतना कोई पावरफुल नहीं है कि इसके लेटर से काम रुक जाए, लेकिन वो रवि राणा, नवनीत राणा इनके साथ में लेकर पूरा वो सारे काम रुका दिए। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के जो विकास आराखड़ा हम लोगों ने मंजूर किया, ये सारे काम 2014 के मंजूरात है, इनको जबरन पैसे देने पड़े, इसलिए कुछ काम हुए। अरे लेकिन वहाँ पे फर्नीचर के काम आपने होने नहीं दिए। अभी आप चिल्ला रहे हो आराखड़ा केला, भ्रष्टाचार केला। अरे वहाँ बिल्डिंगा खड़े हैं, तुम लोगों ने काम नहीं होने दिया, तो ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, नहीं होने दिया। इन लोगों को सब कुछ, काहे में भी ये लोग राजनीति लाते। राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज के काम में यदि आपने राजनीति की है तो उसका सबक राष्ट्रसंत ही आपको दिलाएंगे। आपने गाड़गे बाबा के काम में आपने यदि राजनीति की है तो उसका सबक गाड़गे बाबा ही, वो बोलते हैं ना, वो जो शक्ति है, वो शक्ति ही आपको देखना क्या करती है। और आई रुक्मिणी का काम देखो, वहाँ पे एक क्या बोलते वो लाइट लेजर लाइट वाला शो वो प्रस्तापित है, वहाँ पे झूला प्रस्तापित है, वहाँ का फर्नीचर अभी भी बाकी है। तो ये सारी चीजें नहीं होने दी। फिर मुझे एक जना ने पूछा तो आपकी सरकार थी तब? हाँ, मैंने कहा मैंने सारे प्रपोजल तभी डाले हुए थे, उसके बाद में भी मैं उसका फॉलो अप कर रही थी, लेकिन हमारी सरकार थी, हमने दिसंबर में शपथ लिए और मार्च महीने में कोविड आ गया। आपको भी मालूम है, मार्च महीने का अधिवेशन शुरू था और लॉकडाउन घोषित करना पड़ा। तो लॉकडाउन होने के बाद में इंसान को बचाए या फिर ये कंप्लीट करें। जब बात आई काम देने की, तब इन लोगों ने पैसा रोकाया। ऐसे खुद मेरे प्रतिस्पर्धी ने बोला है कि उसने काम रोकाया। जो काम नहीं हुए हैं उसके लिए वो लोग जिम्मेदार है, क्योंकि और बताती मैं आपको इसके बारे में। एक उनके मंत्री का मुझे फोन आया की म्हणे यशोमती तू वाईट नको वाटून घेऊ, खूप लोकांनी विरोध केला ह्या सगळ्यांनी कामं देण्यासाठी, पण म्हणे तुझे आम्ही हे कामं मंजूर करतोय, उद्या जर तुमची सरकार आली तो तुम्ही आम्हाला सांभाळून घ्या। तो मुझे काम मिला मेरे वजूद के ऊपर और मैंने काम किया। जो काम और मैंने काम डाले थे, मैंने अल्पसंख्यक के काम डाले थे, और मैंने पांदन रास्ते के काम डाले थे, और मैंने अपने आदिवासी विभाग के जो काम रहते हैं वो डाले थे, समाज कल्याण के काम डाले थे। इन लोगों ने 25-15 के ग्राम विकास के काम, इन लोगों ने लेटर दिया। नवनीत राणा ने, रवि राणा ने, और ये जो अभी है खड़ा कॉन्ट्रैक्टर, उसने लेटर दिया, और उन्होंने कुछ काम रोके, और उसके बावजूद मेरे को वो मंत्रियों ने फोन करके मुझे काम दिए। तो जो काम हुए हैं उसका क्रेडिट कोई ले नहीं सकता। वो क्रेडिट यशोमती का क्रेडिट है और वो यशोमती को मिलेगा। आप 2.5 साल मंत्री रहे जी, कैबिनेट मंत्री रहे, बाल विकास महिला मंत्रालय रहे, ऐसे कोई काम कि आप नहीं भी रहे तो आपके नाम से वो काम चलेंगे? आपने क्रिएटिविटी कुछ वर्क किए होंगे इसमें? तो बिल्कुल किए हैं। मुझे देखो, आप हर एक जिले में आपका किया हुआ, मैंने किया हुआ, हर एक जिले में महिला व बाल भवन बांधा हुआ है। पहले नहीं था? इसके पहले बिल्कुल नहीं था। हम लोगों ने डीपीडीसी में से 3% निधि, ये
बच्चों के लिए और महिलाओं के लिए खर्चा होगा जो चालू है कि जो दूसरी चालू सरकार ने है। बदल दिया? नहीं नहीं बदले चल रहा है। उन्होंने, चालू है वो हमेशा शुरू रहेगा। जी। वो उसके बाद में हम लोगों ने जो हमारी आंगनवाड़ी ताई है उसके लिए जो प्रपोजल भेजा था कि उनके पैसे बढ़ने चाहिए तो जी। थोड़े से बढ़ाए। जी। मैंने बोला था कि 15,000 रुपये एटलीस्ट देना जी। चाहिए, 15 से 16,000, और मददनीश ताई को एटलीस्ट 10,000 पूरे तो वो मिलना नहीं हुआ। चाहिए। वो थोड़े से बढ़ाए तो उन्होंने। आपके आने के बाद में वो प्रोजेक्ट है करने का आपके पास में? देखो अब मंत्रालय मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे मालूम नहीं, सरकार में तो रहेंगे, सरकार में रहेंगे तो और काम तो कर, देखो सरकार हो ना हो जी। काम तो हमें करना जी। आता है। मेरे जैसा डाकू काम करने में दूसरा नहीं। नहीं है कोई। मैं बिल्कुल काम करती हूँ, हम खास करती हूँ। कोई कुछ भी बोले, कोई कैसे भी आरोप लगाए, मेरे में वो क्षमता है काम करने की, और मैंने हाथ में काम लिया तो वो होकर ही रहता है। कोई ऐसा काम जो किसी की भलाई के लिए लेकिन नहीं करना रहता और आपने किया होगा मंत्रालय के दौरान? मुझे नहीं मालूम। कोई काम ऐसा रहता है कभी भी नहीं हो सकता है, लेकिन एक जनमानस की भावना रहती है अपने को कर देना चाहिए, कुछ ऐसे काम हुए हुए? नहीं ऐसा कोई काम, देखो काम जो जनमानस की भावना वाला काम रहता है उसमें राजनीति नहीं लाते, वो काम करना ही चाहिए। बहुत बड़ी उपसा सिंचन योजना मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी में राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज के नाम पे हम लोगों ने की है। हम लोगों ने 32 गांव पानी पुरोठा योजना की है। फिर उसमें नांदगांव पेठ हो, नेल पिंगलई हो, ये सारे 32 गांव, वो तो ब्रेन चाइल्ड मेरा है। तो वो हुआ है रेट्रोफिकेशन, पानी पुरोठा योजना का 105 गांव का, वो रेट्रोफिकेशन के लिए बड़े पैमाने पे अपन ने पैसे लाने में कामयाब होगी। अब पैसे लाए, अब सरकार ने क्या किया, लोखंड के पाइप थे तो वो पाइप को उन्होंने सीमेंट के कर दिए। उन्होंने एक परिपत्रक निकाला और वो पाइप एक विशिष्ट, अब छोड़ो अब क्या वो एजेंसी है, राजनीति में सारा हर आदमी अपने फायदे के लेकिन लिए काम काम करेगा। मेरे क्षेत्र में और होना चाहिए। और देखो ये रवि राणा नवनीत राणा ने नांदगांव पेट में वहाँ पे मेडिकल कॉलेज की लैंड है, के लिए लैंड मंजूरात थी, उन्होंने वो कैंसिल करवा दी और खुद की ज़मीन जो है वहाँ पे खरीदी हुई, वहाँ पे उन्होंने वो मेडिकल कॉलेज लेकर गए। तो तुम क्या भला करोगे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी का, तुम क्या भला करोगे मेरे लोगों का? खेती के लिए विशेष, क्योंकि संतरा प्रकल्प भी पहले बहुत आया था, आपका बेल्ट जो है संतरे से ज्यादा है, तो संतरा है, प्रोविजन यहाँ से क्यों बाहर जाते चले गया? अब नहीं जाना चाहिए था और वो जाते चला गया, ये वास्तविकता है। इसके लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी, बहुत जोर लगाना पड़ेगा। सोयाबीन हो, संतरा हो, कपास हो, ये सारी तीनों चीज़ें बड़े पैमाने पे हमारे यहाँ पे होनी चाहिए। हमने ये लोकसभा के समय ही हम लोगों ने इसका एफिडेविट भी बनाया हुआ है और हम ये इसकी पूरी कोशिश करेंगे। मेरे समझ से महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो ये बातें होगी। महाविकास आघाड़ी की सरकार आई तो एमएसपी के ऊपर सोयाबीन और कपास की खरीदी होनी चाहिए, इसका आग्रह हमारा रहेगा और हम ये करवा के रहेंगे। हाँ, यहाँ पे अभी सोयाबीन के पैसे नहीं मिल रहे, 3200, 3300, 3800 के ऊपर सोयाबीन बेचना पड़ रहा है। अब कपास आई तो गठाने बुला ली, 20 लाख टन गठाने बुला ली उन्होंने बाहर से। अब कपास के पैसे नहीं, सोयाबीन के पैसे नहीं, संतरा का एक्सपोर्ट इन लोगों ने रुका दिया। बांग्लादेश में संतरा बड़े पैमाने पे जाता था, वहाँ पे उन्होंने कुछ अलग, हाँ, टैक्सेस वैक्सेस कुछ ज़्यादा लगा दिए, वहाँ पे ये कंडीशंस डाल दी। मेरा संतरा का व्यापारी, मेरा सोयाबीन का व्यापारी, मेरे कपास का व्यापारी, बहुत व्यापारी नहीं, किसान दुखी है। और व्यापारी तो खुशी है, व्यापारियों को कोई, मेरा किसान बांधव बहुत दुखी है। और ये लाडली बहना बोल रहे हैं, लाडली बहना ये चोरी हुई स्कीम है कांग्रेस की। कांग्रेस की गृहलक्ष्मी जो योजना है वो बेंगलोर में शुरू है और वो योजना का इन्होंने चोरा हुआ भाग है लाडली बहना। बेंगलोर में, कर्नाटक में 2,000 रुपये मिलते हैं, तेलंगाना में 2,500 रुपये मिलते हैं। कांग्रेस की महाविकास आघाड़ी सरकार आई तो हमारे नेताओं ने बोला है कि 3,000 रुपये मिलेंगे, 3,000 रुपये हर एक महिलाओं को मिलेंगे, 4,000 रुपये युवक युवती को यहाँ पे मिलेंगे, 3 लाख की कर्ज माफ़ी होगी, 25 लाख का आरोग्य का बीमा होगा और 50,000 रुपये ये मिलेंगे अपने प्रोत्साहन पर किसानों को जो हमेशा कर्जा भरते हैं उनको। और
जो जातीय तेढ़ निर्माण किया है रिजर्वेशन का 50% के ऊपर, जो हम लोगों को रिजर्वेशन की पॉलिसी बनानी चाहिए वो अट कैंसिल करने का भी हमारी सरकार ने बोला है। पिछली बार विधानसभा में, लोकसभा में दोनों समय कांग्रेस को 11,000 की बढ़त मिली हुई है। पिछली बार आपने जो चुनाव लड़ा शिवसेना से लड़ा, अभी शिवसेना आपके साथ में है। लोकसभा में शिवसेना साथ में थी, लेकिन मतों का डिफरेंस 11,000 तक ही था। शिवसेना साथ में आने के बाद मतों का डिफरेंस क्यों नहीं देखो बढ़ा और अब क्या रहेगा? हर इलेक्शन अलग रहता है, क्योंकि अभी आमने सामने लड़ रही है आपके यहाँ देखो पे। हर इलेक्शन अलग रहता है, हर इलेक्शन का कैलकुलेशन अलग रहता है, और एक इलेक्शन आप दूसरे इलेक्शन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो इस बार भी विचारधारा का तो होगा ना, यदि विचारधारा के लोग कांग्रेसी लोग तो कांग्रेसी लोग जाएंगे, बिल्कुल सेकुलर वाले उधर जाएंगे। देखो, पिछले बार जो इलेक्शन हुआ था तब मेरे विरोध में शिवसेना थी जी और सिंबल अलग था। जी अब का सिंबल अलग है, और अभी जो सिंबल है वो लोग किसानों को कितना प्यार करते हैं आपको मालूम है। तो कोई भी इलेक्शन में आप लोग इतने हम खास नहीं बता सकते कि क्या होने वाला है। इतना मैं बता दूंगी कि अपन इलेक्शन अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। हम लोग इलेक्शन अच्छा लड़ रहे हैं। हम लोग सिर्फ इलेक्शन पुरता काम नहीं करते, और हम लोग रोज काम करते हैं। तो लेकिन इलेक्शन इलेक्शन होता है, इलेक्शन इलेक्शन के जैसे लड़ना पड़ता है। कंपैरिजन नहीं है कोई एक इलेक्शन का, विधानसभा में ये हुआ, लोकसभा में ये हुआ तो विधानसभा में ऐसा होगा। सब अलग अलग रहता है, तो जो होता है वो आपको दिखने वाला है। जनता के लिए संदेश, चौथी बार आप चुनाव लड़ने जा रही हैं। मेरे मराठी में बोलू, जी जी जी। माझ्या परिवाराला, जो माझा मतदारसंघ आहे तो माझा परिवार आहे, आणि माझ्या परिवाराला मी एवढंच सांगेन की मला सेवेची संधी आपण द्या. आपण माझ्यावर खूप प्रेम करता, खूप आपुलकी ठेवता, आणि मी पण सगळ्या गोष्टीला उरून पुरते आहे. विरोधक जे बोलतायत त्यांना ते बोलू द्या, पण तुमचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी राहू द्या. पुढच्या काळामध्ये आपल्यालाही आपली अमरावती बारामती बनवायची आहे, आणि बारामती जर बनवायची असेल तर आपल्याला त्याच्यामध्ये सातत्य ठेवावं लागेल, आणि सातत्यानं जर निवडून यायचं असेल तर तुमचा आशीर्वाद माझ्या पाठीशी राहू द्या. एवढं बोलते आणि थांबते. जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र. थैंक यू। थँक्यू. ये थी यशोमती ताई, जिन्होंने अभी चलते चलते हमको इंटरव्यू दिया और आगे अब प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। और काम के मामले में डाकू हूँ, ऐसा शब्द उन्होंने कहा कि किस एग्रेसिव और किस रणरागिणी के रूप में वो काम करते हैं, उसकी सारी जानकारी इस माध्यम से हमें यहाँ पे दी। और अभी आगे वह प्रचार के लिए निकल गई है।